गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, देखिए हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, फाइन है ना। तो न्यूक्लियस में हमने सेशन 5 तक पढ़ लिया है। हमने देखा कि न्यूक्लियस बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विचित्र है, स्ट्रेंज है। उसे अगर पढ़ने जाओ तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि मत पूछो, है ना। तो जरा सोचो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि यार ये न्यूक्लियस के अंदर में जो है, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो आखिर इतने टाइटली बंधे कैसे हैं। तो हमने मास डिफेक्ट वगैरह पढ़ा, आइंस्टाइन को बीच में लाया, एक्चुअली आइंस्टाइन ने हमें बीच में लाया, ठीक है। फिर हमने देखा कि यार अच्छा ये बात है, मतलब इस तरह से ये न्यूक्लियॉन्स जो आपस में बंधे रहते हैं। और फिर हमने उस एनर्जी का नाम क्या दिया, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। हमने बाइंडिंग एनर्जी नाम दिया। अब बाइंडिंग एनर्जी उन न्यूक्लियॉन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अगर आप कोई भी एक न्यूक्लियस लेते हैं, उस न्यूक्लियस में मान लीजिए कुछ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स है। अब एक बाइंडिंग एनर्जी से ये सभी न्यूक्लियॉन्स बंधे हुए हैं, एक बाइंडिंग एनर्जी से ये सभी न्यूक्लियॉन्स बंधे हुए हैं, है ना। तो एक एक न्यूक्लियॉन को बाइंडिंग एनर्जी कितना मिला है, हम उसे क्या कहने लगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, है ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितना होता है, मास नंबर कहते हैं उसको हम। तो अगर मास नंबर ए है, मतलब देयर आर ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और सभी मिलकर बाइंडिंग एनर्जी अगर लिए हैं बीई, तो एक को कितना मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी बाई ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन बाइंडिंग एनर्जी इटसेल्फ। बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम यहां देखिए, दोबारा क्यों बनाऊं, यहां बनाया है मैंने, देखिए हम अगर एक ग्राफ बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर पे, न्यूक्लियॉन्स नंबर पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियॉन्स नंबर में इंक्रीज होते चले जाते हैं, तो हमने क्या देखा कि छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम होता है, और जो काफी बड़े होते हैं, काफी बड़े, सर कितने बड़े, और उसका है नंबर, मतलब जिसका ए लेस देन 30 होता है, उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। और जिसका ए ग्रेटर देन 170 है, जिसका ए ग्रेटर देन 170 है, उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होता है। तो ये वाले जो न्यूक्लियस है, इस रेंज में लाई करने वाले और इस रेंज में लाई करने वाले जो न्यूक्लियस है, वो काफी अनस्टेबल है। याद रखिएगा ये चीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है, इसलिए ये लोग बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं और बड़े बड़े जो न्यूक्लियस होते हैं, वो लोग एक अलग ही तरह का रिएक्शन कर सकते हैं, और उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस। समझ में आया? तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक लेकर आ गया। लेकिन हमने एक और पहलू देखा था कि न्यूक्लियस का किसी किसी का, ये तो एक रीजन है ही, लेकिन किसी किसी का न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो कम होता है जबकि ज्यादा होना चाहिए था, या ज्यादा होता है जबकि कम होना चाहिए था। तो ये लोग भी एक तरह का रिएक्शन करते हैं, बट उसको रिएक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। ए ग्रेटर देन 52, कुछ कुछ किताब में 83 लिखा रहता है ना। ए ग्रेटर देन 52 जितने होते हैं, जितने भी हैं ए ग्रेटर देन 52, वो लोग सब रेडियो एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज टू नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है ना, वो थोड़ा गड़बड़ है वो, इसलिए वो लोग क्या शो करते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। समझे आप? अब याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शंस आर टू वेरी डिफरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहला डिफरेंस, बहुत मजेदार डिफरेंस, वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी नेचुरल है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद से होता है, आपको करवाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से होगा, इसलिए वो काफी स्लो होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो इंड्यूस्ड होते हैं, इंड्यूस्ड मतलब हमें करवाना पड़ता है। अब बात को समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ओवरऑल अगर बात करें इस पूरे चैप्टर को, अगर हम बांटे तो किस तरह बांटेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। भाई न्यूक्लियस नाम का कोई चीज होता है, रदरफोर्ड ने देखा था, है ना। रदरफोर्ड ने समझा था कि न्यूक्लियस नाम का कोई चीज होता है। उन्होंने ये बात समझ गए थे कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स
होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उनको ये समझ में आया कि आखिर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है इतने टाइटली बंधे कैसे हैं। तो खैर उनको तो समझ में नहीं आया, बट बाद में दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने समझा कि इट इज बाइंडिंग एनर्जी, इट इज बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। ये बहुत मजेदार टॉपिक था, है ना। मैं तो मानता हूं कि जितना मास दिख रहा है उससे कम एक्चुअली में है। तो कहा गया, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आइंस्टाइन के फॉर्मूले से हमने देखा कि वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में उतना मास है। तो इस बाइंडिंग एनर्जी का नाम क्या है, काम क्या है? इस बाइंडिंग एनर्जी का काम है न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखना। यानी न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी आपस में बांध के रखते हैं। फिर हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका कम होता है वो लोग काफी अनस्टेबल होते हैं। हमने ये भी देखा कि न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो छोटे न्यूक्लियस का 1 के बराबर होना चाहिए, बड़े न्यूक्लियस का ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसा चाहिए, अगर वैसा नहीं हुआ तो वो लोग रेडियो एक्टिविटी कर बैठते हैं, यानी वो लोग खुद को उसमें बदल देते हैं जिसमें वो लोग ज्यादा स्टेबल हैं। फिर हमने रेडियो एक्टिविटी विस्तार से पढ़ा, है ना। और अब हम ये सीखने वाले हैं कि जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो एक और तरह का रिएक्शंस कर सकते हैं और उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें दो ही आता है, फिशन और फ्यूजन। तो बेटा आप ऐसा पूछ सकते हैं मुझसे कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस फिशन और फ्यूजन ही होता है तो आप वहीं से शुरू क्यों नहीं किए, आप ये सब क्या लिखे इतना कुछ? तो बेटा इसका रीजन है, सुनना ध्यान से, इसका रीजन है। मैंने क्या बोला आपको? रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस, यानी इट हैपेंस बाय इटसेल्फ, इट अकर्स बाय इटसेल्फ, इट अकर्स नेचुरली, समझे। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन कि बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। कितना भी प्रेशर हो, कितना भी टेम्परेचर हो, कम हो ज्यादा हो, रेडियो एक्टिविटी होकर रहेगा, उसको एनवायरमेंटल पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं ना वो होना तो चाहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इट इज टू मच डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा मान लो, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, है ना। आखिर ये सन में क्या हो रहा है, किसी भी स्टार में क्या हो रहा है, उसके सेंटर पे ना न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। सन के सेंटर पे, स्टार के सेंटर पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। इतना एनर्जी कहां से आ रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, समझ रहे हैं आप। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आखिर सन में जो हो रहा है, आपको यकीन नहीं होगा, उसको बहुत प्रेशर चाहिए, 10⁶ यानी 10 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, उसको बहुत टेम्परेचर चाहिए, 10 करोड़ केल्विन चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरा बात? तो हमें पहले ये कंडीशंस फुलफिल करवाना पड़ेगा, तब जाकर न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा, समझे। केमिस्ट्री और फिजिक्स को यहां पर बीच में मत लाइएगा, डोंट कंफ्यूज विथ केमिस्ट्री हियर। केमिस्ट्री में इंड्यूस्ड रिएक्शन का मतलब होता है हमको क्या, वो जैसे बायोलॉजी में हमको एंजाइम डालना पड़ता है ना। केमिस्ट्री में हमको क्या बोलते उसको, कैटलिस्ट डालना पड़ता है, कैटलिस्ट। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है। कंडीशन अगर हमने क्रिएट कर दिया तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाएगा, समझे। तो जो भी हो है तो इंड्यूस्ड, हमने अगर कोशिश नहीं किया तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा, समझ रहे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियली किसी ने पहली बार करवाया होगा, किसी ने पहली बार आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया होगा, तब ना उसको समझ में आया कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि खुद से तो होने नहीं वाला। तो वो कौन थे? वो महाशय जी थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1919 में क्या किया था, नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन का स्टेबल आइसोटोप है, लगभग स्टेबल। इसमें उन्होंने हीलियम पार्टिकल बहुत जोर से मारा, वेरी हाई स्पीड से उन्होंने अल्फा पार्टिकल या हीलियम बोलिए जोर से मारा। तो क्या हो गया, ये जो हीलियम है इसके न्यूक्लियस के अंदर घुस गया, समझ में आ रहा? ये हीलियम इसके न्यूक्लियस के अंदर में घुस गया, तो इसका ना न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो गया। देखो 7 और 2 9 हो गया,
14 और 4 18 हो गया। अब 9 किसका एटॉमिक नंबर है? समझो बड़ा मजेदार है। 9 किसका एटॉमिक नंबर है? फ्लोरीन का। इसका मतलब नाइट्रोजन बन गया फ्लोरीन। कितना बड़ा जादू है। बट जो भी है आर्टिफिशियल है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब किसी का जेनेटिक कोडिंग चेंज होना, और ट्रांसम्यूटेशन मतलब इधर का उधर हो जाना, समझे? और ये सब आर्टिफिशियली हो रहा है, तो बन गया फ्लोरीन। अब फ्लोरीन 918 हो सकता है थोड़ा अनस्टेबल है, तो ये तुरंत क्या हुआ? टूट गया, 2 छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, एक तरह का फिशन हो गया। समझ में आ रहा है? एक तरह का फिशन हो गया। सर आप तो बोले थे फिशन A > 170 का होता है। अरे यार होता है, लेकिन ग्रेटर देन 170 का प्रोसेस कुछ और है, और हमने जानबूझकर ऐसा एक न्यूक्लियस बनाया जो इस स्टेट में नहीं रह सकता, समझे? तो क्या हो गया? ऑक्सीजन 817 हो गया, समझे? और एक क्या मिला उसको? एक प्रोटॉन मिला। H11 मतलब एक प्रोटॉन मिला। तो ये रिएक्शन किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा। उन्होंने नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बना दिया था, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन बना दिया था, समझे? तो इस तरह के कई एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर दिया है, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। आप अपने टैब में देखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स है उसमें। सारे एग्जांपल्स को रट के कोई मतलब नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, याद रखिएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि ये टैब में था, और दूसरी बात, इसको देखकर आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ आखिर करते कैसे हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखिए, नाम क्या दिया गया है? अल्फा न्यूट्रॉन। मतलब हम अल्फा फेंक के मारेंगे, वो हमको न्यूट्रॉन फेंक के मारेगा। हम नाइट्रोजन को अल्फा फेंक के मारेंगे, तो फ्लोरीन बन गया। अब ये फ्लोरीन बन गया, आइसोटोप। आइसोटोप पढ़ाया मैंने आपको। ये आइसोटोप अनस्टेबल है, तो ये आइसोटोप बन गया। समझ में आया? और बदले में क्या दिया? न्यूट्रॉन। समझ में आया? बात समझ में आया? यानी यू कैन एक्सट्रैक्ट न्यूट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन बाय हिटिंग हीलियम एट वेरी हाई स्पीड, समझे? तो हीलियम न्यूक्लियस फेंक के मारा नाइट्रोजन को, तो बन गया फ्लोरीन और न्यूट्रॉन, समझे? तो ये भी क्या है बेटा? न्यूक्लियर फिशन है। और यहां अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है? ये क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। ये फ्यूजन हो रहा है और ये फिशन हो रहा है। फिर ये देखिए, ये फ्यूजन हो रहा है और ये फिशन हो रहा है। यानी हमने कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया, अब वो ठहरा अनस्टेबल, तो वो टूट गया टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, समझे? बोरॉन, ये क्या है? प्रोटॉन अल्फा। हम प्रोटॉन फेंक के मारेंगे, तो बोरॉन क्या बन जाएगा? कार्बन। अब कार्बन से ज्यादा स्टेबल है मान लीजिए बेरिलियम, वो वाला ग्राफ देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कार्बन से बेरिलियम ज्यादा स्टेबल कैसे है। ठीक है, तो कार्बन से ज्यादा स्टेबल है मान लीजिए बेरिलियम, तो क्या मिल गया? बेरिलियम और अल्फा। तो क्या प्रोसेस का नाम होगा? हमने प्रोटॉन फेंक के मारा, उसने हमको क्या फेंक के मारा? अल्फा। तो प्रोटॉन अल्फा। सिमिलरली देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हमने क्या फेंक के मारा? प्रोटॉन, क्या बन गया? फ्लोरीन। कैसे टूट गया? ऐसे। ये दोनों क्या है? फ्लोरीन का आइसोटोप से, समझा? हम एक ऐसा आइसोटोप बना रहे हैं जो बहुत अनस्टेबल है, तो वो तुरंत टुवर्ड्स स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब ये रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं होगा, हो सकता है कि ये F18 टुवर्ड्स ये बन जाए F17, कुछ भी हो सकता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, समझ में आया? सिमिलरली देखिए, प्रोटॉन ड्यूटेरॉन, प्रोटॉन ड्यूटेरॉन, लिथियम को फेंक के मारा, क्या लिथियम का तो 4 होता है? 4 नहीं होता ना, 3 होता है, गलती हो गया होगा। लिथियम को उसने फेंक के मारा, क्या? प्रोटॉन, तो क्या बना? बेरिलियम। अब बेरिलियम से ज्यादा स्टेबल है लिथियम, तो क्या बन गया? लिथियम और ड्यूटेरियम, समझ में आया? सिमिलरली कार्बन, कार्बन को हमने फेंक के मारा हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, तो क्या बना? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन देखिए वही नाइट्रोजन है, लेकिन क्या दिया बदले में? गामा पार्टिकल, गामा रे दिया। गामा इज नॉट पार्टिकल, हाँ, क्या दिया? गामा रे दिया। तो ये कैसा नाम हो गया? प्रोटॉन गामा, समझे? बात को समझे? इसने कोई पार्टिकल नहीं दिया, इसलिए वैसा ही है, लेकिन क्या दिया बदले में? एनर्जी दिया। आया समझ में?
तो ऐसी बात है कि आप किसी भी न्यूक्लियस को एक सर्टेन कंडीशन से अगर पहुंचा दीजिएगा और उसको अगर कुछ फेंक के मारिएगा तो वो भी आपको कुछ फेंक के मारेगा और वो न्यूक्लियस बन जाएगा कुछ और। तो ये सब क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। वैसे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। आपने इन सब चीजों में गौर किया होगा कि देखिए यहां पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर मेंटेन्ड है, देखिए कंजर्व्ड है। देखिए 7 और 1 8, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 3 और 1 4, सब जगह देखिए, सब जगह ए और जेड कंजर्व्ड है। तो इसका यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लिखा हुआ है, फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स करने में काम आता है। वो है नंबर ए, क्या है, जेड एंड ए आर कंजर्व्ड, जेड एंड ए आर कंजर्व्ड। दूसरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब मान लो ये रेस्ट पे है, आप इसको फेंक के मार रहे हो तो ये बन गया, समझे। तो इसका मोमेंटम और इन दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। इससे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, समझे। यानी आप बिंदास मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा है एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब ये कैसे हो सकता है, एक बात ध्यान से देखिएगा, इसका एनर्जी, ये जो भी एनर्जी है, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी अगर देखा जाए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर देखा जाए तो इसका ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी, समझे। और इन दोनों का मिलाकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा। सर ऐसा क्यों? अरे तभी तो ऐसे से ऐसे हो रहे ना। सिमिलरली आप अगर इधर देखिएगा तो इन दोनों का मिलाकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ध्यान कंफ्यूज नहीं होना, अगर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, अगर प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो टू मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी इट विल रिलीज एनर्जी, तो इसका एनर्जी इज इक्वल टू इसका एनर्जी प्लस क्यू वैल्यू। तो समझे, यहां देखिए, जैसे मान लीजिए आप ये रिएक्शन एग्जांपल ले लीजिए, ये रिएक्शन, इन दोनों का मिलाकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे ज्यादा होगा। तो सर आप उधर प्लस क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं। अपन जब प्लस करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी करेंगे ना, बस, हाँ, समझे। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो जब कोई अनस्टेबल से स्टेबल होता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो यहां पर लिखना होगा प्लस क्यू। तो प्लस क्यू अगर लिख दिया जाए, अगर प्लस क्यू इस इक्वेशन में अगर लिख दिया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड लेकिन इंक्लूडिंग क्यू, एनर्जी इज कंजर्व्ड लेकिन इंक्लूडिंग क्यू। समझा, बात को समझा। अच्छा, कोई कोई रिएक्शन का क्या होता है, क्यू लेस देन 0 होता है, मतलब हमें एनर्जी देना पड़ता है, हमें एनर्जी देना पड़ता है, उस समय रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। और अगर मान लीजिए वो हमको एनर्जी दे रहा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो Q वैल्यू का फॉर्मूला क्या हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, इट इज नथिंग बट राइट साइड का मास माइनस लेफ्ट साइड का मास इंटू सी स्क्वायर। राइट साइड का मास, जैसे इसमें, इस प्रोसेस में, मान लीजिए ये प्रोसेस आपने एग्जांपल लिया, तो इसका मास माइनस इन दोनों का मास इंटू सी स्क्वायर विल गिव यू Q वैल्यू। समझे? अच्छा, आमतौर पर क्या होता है, ये मासेस जो होते हैं वो AMU में दिया रहता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिर्फ U, एक ही बात है। तो अगर मासेस AMU में दिए हैं तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, माइनस करके 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट एनर्जी किसमें मिलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। समझे? जूल में दिए नहीं रहते हैं यूजुअली, ये मासेस केजी में नहीं दिया रहता है। अगर केजी में दिया है तो माइनस करके सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, जो एनर्जी आएगा वो जूल में आएगा। लेकिन अगर AMU या फिर U में दिया हुआ है, U,
U लिखा हुआ है मान लो 1.00085 U, तो उस समय डायरेक्ट रिएक्टेंट का मास U में, प्रोडक्ट का मास U और रिएक्टेंट का मास U माइनस करो इंटू 931.5, इट विल गिव यू एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? तो आपने मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो क्या देखा कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी बट इट इज इंड्यूस्ड, इसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। तो एक्सटर्नल फोर्स पहली बार किन्होंने दिया? रदरफोर्ड ने दिया, और समझा कि ये सब होता है करके। यू कैन चेंज द आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो उसके बाद आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का कुछ एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन नंबर का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि छोटे न्यूक्लियॉन्स और बड़े न्यूक्लियॉन्स, इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम होता है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका कम होगा उसका स्टेबिलिटी भी कम होगा। समझ में आया? तो खुद को स्टेबल करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियस क्या कर सकते हैं, जुड़कर बड़ा बन सकते हैं। समझे? तो बड़ा अगर बन गए इट विल मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। सिमिलरली बड़े बड़े न्यूक्लियस क्या करेंगे, तोड़ेंगे खुद को, यानी फिशन करेंगे। तो अगर बड़े बड़े न्यूक्लियस अगर टूट गए तो छोटे छोटे न्यूक्लियस का जगह कहां है इस ग्राफ में, पीछे। अगर इट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो फ्यूजन एंड फिशन बोथ आर परफॉर्म्ड टू अटेन स्टेबिलिटी, लेकिन याद रखिएगा ये इंड्यूस्ड है, रेडियो एक्टिविटी की तरह स्पॉन्टेनियस नहीं है। आया बात समझ में? अच्छा, ये रिएक्शंस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। इससे अगर क्वेश्चन आया तो अधिक से अधिक क्यू वैल्यू पर आएगा। डायरेक्ट तुमको नहीं बोलेगा कि ये सब रिएक्शंस लिख के दिखाओ, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का एग्जांपल दो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। समझे? क्वेश्चन आएगा तो किससे आएगा, फिशन से आएगा और फ्यूजन से आएगा। तो चलो हम लोग फिशन और फ्यूजन देखते हैं कि नहीं। फिशन और फ्यूजन हम लोग देखते हैं। चलो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मिटा देते हैं, समझ में आई गया होगा आपको। अब आपको फिशन और फ्यूजन देखना है। हाँ, तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में पहले हम लोग न्यूक्लियर फिशन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ चटर-पटर करना जरूरी इसमें, कैसा? जैसे फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑटो हान एंड स्ट्रासमान, नाम बड़ा सही सही इनका, ऑटो हान एंड स्ट्रासमान। डिस्कवर किया था इन्होंने, समझे? न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था, लेकिन एक्सप्लेन किन्होंने किया था, बोर्स एंड व्हीलर ने। समझे? जे व्हीलर करके है, जे ए व्हीलर। अच्छा, अब फिशन मतलब क्या, समझ तो रहे होंगे आप। जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 170 होता है, ओ मास नंबर, जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 170 होता है, वो बड़े बड़े न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटते हैं ताकि दे कैन अटेन स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मैंने यहां पर देखिए यूरेनियम का एग्जांपल लिया है, एक छोटा सा यहां पर एग्जांपल लिया है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा हो गया बाद में एग्जांपल। आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो इंड्यूस्ड होते हैं, मतलब करवाना पड़ता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होते। हमको बोलना पड़ता है कि करो चलो, ऐसा। समझा क्या? अब जैसे देखो, मैंने यूरेनियम का एक आइसोटोप लिया 23592, यानी मास नंबर कितना है 235। इसको हमने एक न्यूट्रॉन बहुत स्पीड से फेंक के मारा, बहुत वेरी हाई स्पीड से फेंक के मारा। जितना एनर्जी कितना होगा जिसका, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बता रहा हूं मैं, काम का बात सुनिएगा ध्यान से। क्या फेंक के मारा? न्यूट्रॉन। कितना एनर्जी? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे? मास नंबर कितना है इसका? 235। तो ये मान लीजिए 235 यूरेनियम है, इसको न्यूट्रॉन मैंने वेरी हाई स्पीड से फेंक के मारा, तो क्या होगा पता है? न्यूट्रॉन यहां से एस्केप हो जाएगा, न्यूट्रॉन इसको टक्कर नहीं मार पाएगा, न्यूट्रॉन यहां से एस्केप हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतना एनर्जी नहीं चाहिए, इसको करना पड़ता है स्लो डाउन। समझ में आया? हमें इसको स्लो करना पड़ता है। तो स्लो कैसे करेंगे? स्लो डाउन बाय मॉडरेटर्स।
एग्जाम्पल हेवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, समझा, H2O ही है, ये थोड़ा भारी होता है D2O समझा क्या? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूट्रॉन को स्लो कर देते हैं। अब स्लो वाले न्यूट्रॉन जाते हैं यूरेनियम को मारते हैं। अब होगा क्या देखो, यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन है, 235। तो एक न्यूट्रॉन अगर और अंदर घुस जाए तो मास नंबर बढ़ेगा क्या? नहीं। ये मास नंबर है क्या? ये एटॉमिक नंबर है ये एटॉमिक नंबर है, ये 92 है। ये बढ़ेगा, चेंज होगा? नहीं, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो न्यूट्रॉन क्या चेंज करेगा? मास नंबर चेंज कर देगा। यानी 235 को क्या कर दिया? 236 कर दिया। नाउ हुआ क्या? अ न्यू आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज फॉर्म्ड, यूरेनियम 236। अब ये जो यूरेनियम है वेरी अनस्टेबल, ये यूरेनियम बहुत ही अनस्टेबल है। ये तुरंत टूट जाएगा, कैसे? ऐसे। सर बाकी सब क्या लिखे हैं सर? अरे रुको ना यार, इसको देखो पहले। तो यूरेनियम 236 क्या बन गया? बेरियम 141, क्रिप्टन 92। अब इसको जोड़ो, इसको 141 और 92 को जोड़ो। 141 92 कितना होगा पता है? 233 होगा। और हमने आपको क्या पढ़ाया था न्यूक्लियर रिएक्शंस में? ए और जेड क्या होता है? कंजर्व होता है। ए और जेड कंजर्व रहता है। तो 233 हो रहा है, लेफ्ट साइड में कितना है? 236। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3 न्यूट्रॉन भी आपको मिलेगा। समझा? आपको 3 न्यूट्रॉन मिलेगा। बाकी सब क्या लिखा पता मैंने? देखो, ये यूरेनियम जो है यही वाला आपको प्रोडक्ट्स देगा, जरूरी नहीं है। ये यूरेनियम यही वाला प्रोडक्ट देगा, जरूरी नहीं है। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, समझे? एज पर स्टेबिलिटी इट कैन फॉर्म एनी प्रोडक्ट। इट कैन गिव xenon, स्ट्रोंशियम। अब इसका आप अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर जोड़िएगा तो 92 होगा, समझे? लेकिन मास नंबर जो है 2 कम होगा। तो कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे आपको? 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे। सिमिलरली ये देखिए, लैंथेनाइट सीरीज वाला, पहला वाला लैंथेनम, और ये ब्रोमीन, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको मास नंबर 1 कम मिलेगा, 3 कम मिलेगा, सॉरी, मास नंबर 3 कम मिलेगा इन दोनों को जोड़िएगा तो इसलिए कितना न्यूट्रॉन मिलेगा? 3 न्यूट्रॉन मिलेगा। समझ में आया? हो सकता है कि यूरेनियम 236 ये बन जाए, बेरियम और क्रिप्टन। अब ये जो दोनों है ये इनके आइसोटोप्स है, तो ये नहीं बनाकर ये वाला आइसोटोप्स बना दे, कोई भरोसा नहीं। तो बदले में क्या मिलेगा? 2 न्यूट्रॉन। आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, 144 और 94 कितना होगा देख लो, 234 होगा। यहां कितना हो रहा है? 236। तो 2 न्यूट्रॉन आपको मिलेगा। तो आपको जो न्यूट्रॉन्स मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, आपको जो न्यूट्रॉन्स मिल रहा है उनको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। आया समझ में? तो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। कैसा? मैं समझा रहा हूं, देखो। मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है, एक सैंपल है जिसमें बहुत सारे यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, बहुत सारे यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, ठीक है? तुमने एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा, एक न्यूट्रॉन। तो ये वाला यूरेनियम जो है क्या किया? यूरेनियम 236 बन गया। और फिर ये क्या किया? बेरियम और क्रिप्टन बन गया, और तुमको दिया 3 न्यूट्रॉन, समझे? अब ये 3 न्यूट्रॉन का भी स्पीड अच्छा खासा है। ये जो 3 न्यूट्रॉन है इसका भी स्पीड अच्छा खासा है। तो ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा? वापस इसके साथ और किसी एक के साथ रिएक्ट कर जाएगा और तुमको 3 बार प्रोडक्ट देगा, समझे? यानी ये तुमको देगा एक बार बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन, ये देगा बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन, ये भी देगा बेरियम, क्रिप्टन, न्यूट्रॉन, बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ? ध्यान से देखना, तुमने दिया 1 न्यूट्रॉन, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में क्या हुआ? बन गया 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट किया और तुमको दिया 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, यानी 9 न्यूट्रॉन। तो अगली बार कितना बार रिएक्शन होगा? 9 बार रिएक्शन होगा। अरे सर तो होने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ही तो है, जितना रिएक्शन होगा उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। एक बार रिएक्शन होने पर यूरेनियम 236 का जो एक बार रिएक्शन हो रहा है जिसमें वो बेरियम और क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन और आपको साथ में एनर्जी भी मिल रहा है,
समझ में आ रहा है? आपको साथ में एनर्जी भी मिल रहा है, समझे? कितना एनर्जी मिल रहा है मैं उसको पता करने के लिए एक एग्जांपल भी रखा हूं। देखिए, ये देखिए मैंने एग्जांपल रखा है यहाँ पे। एग्जांपल कहाँ गया रे? उड़ गया क्या? हाँ, ये रहा एग्जांपल। ये देखिए मैंने एग्जांपल एक रखा हुआ है कि यूरेनियम 236 जो है वो आपको दे रहा है आयोडीन कितना 137 और दे रहा है वाई, ये कौन सा एलिमेंट है तुम देख लेना पीरियोडिक टेबल में, और दे रहा है 2 न्यूट्रॉन। तो कितना एनर्जी निकलेगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस तरह का चेन रिएक्शन होने से क्या नुकसान है। देखिए, इसका मास गिवन है, यूरेनियम 236 का मास गिवन है 236.04557। ये किसका मास है? यूरेनियम 236 का। आयोडीन का मास दिया हुआ है आपको 136.04557। ऐसे कैसे हो सकता है? 136.91787, ठीक है। फिर वाई वाला जो है एलिमेंट, उसका आपको दिया हुआ है मास 96.91827। ये मास है भाई, मास नंबर नहीं है, ये सब मास नंबर है, ये सब मास है, एक्चुअल प्रेजेंट मास। और ये जो 2 न्यूट्रॉन बन रहा है उसका मास तुमको दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है 1.00865। ये मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। और पूछा है कि कितना एनर्जी निकला पता करो, कितना एनर्जी रिलीज होगा पता करो, यानी प्लस क्यू, क्यू पता करो। तो क्यू का फॉर्मूला मैंने तुमको पहले भी दिया है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है क्यू का फॉर्मूला? देखना ध्यान से, क्यू का फॉर्मूला होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, है ना। तो चलो करते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट कौन है? ये मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट कौन होगा? इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास, समझे। इसका मास कितना है? I37 कितना है मास? इतना है। Y97 का 96.91827। और न्यूट्रॉन देखो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन लिखा है और मेरे पास मास यहाँ पर 1 ही न्यूट्रॉन गिवन है, तो इंटू 2 कर दूंगा मैं, इंटू 2। इनको ऐड कर दूंगा, इनको ऐड कर दूंगा। मान लो ऐड करके आएगा x, मान लो ऐड करके आया x। यूनिट क्या है? AMU। और ये भी किसमें दिया है? AMU, समझा। अब क्या करना, ये माइनस ये कर देना, 236.04557 माइनस x। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर देना। इसको सॉल्व करके मैंने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके आ रहा है तुम्हारा 0.19011, 0.19011 AMU। सर सी स्क्वायर कहाँ गया सर? अबे कितना बार सिखाऊं तुमको, अगर ये मास केजी में दिया है तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, एनर्जी आएगा जूल में। नहीं तो अगर मास दिया है AMU में, AMU, अगर मास दिया है AMU में तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। क्या मल्टीप्लाई करेगा? 931.5 मल्टीप्लाई करेगा। कितना मल्टीप्लाई करेगा? 931.5। तो किसमें एनर्जी आएगा? एनर्जी आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आया? एनर्जी काय में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई करके देखा तो बेटा क्यू आ रहा है 177 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज टू मच, बहुत ज्यादा है ये, समझे, बहुत ज्यादा है। एक रिएक्शन से इतना एनर्जी निकल रहा है। और तुमने क्या देखा कि अगर यूरेनियम 235 को 1 न्यूट्रॉन दिया जाए तो एक बार क्या बना रहा है वो यूरेनियम 236, और बदले में क्या दे रहा है तुमको? 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन का स्पीड अच्छा खासा है,
समझे? तो ये 3 यूरेनियम 235 के साथ मिलेगा तो क्या देगा तुमको? 3 न्यूट्रॉन, मतलब 9 न्यूट्रॉन, मतलब 9 बार रिएक्शन, मतलब 9 बार 177 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी झेलेगा कैसे? इतना एनर्जी झेलेगा कैसे? पूरा शहर तबाह हो जाएगा। समझ रहे ना आप? हाँ, तो इसीलिए इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना जरूरी है। समझ रहे आप? हाँ, उस एग्जांपल को समझे आप पक्का? क्या किया मैंने? इसका मास, इसका मास, इसका मास निकाला, इसके मास से माइनस कर दिया, जो आया वो एएमयू में था, 931.5 से मल्टीप्लाई किया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गया एक रिएक्शन का। समझ में आया? एग्जाम्पल दोबारा देखिएगा, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा जगह। ये एग्जाम्पल रहने देता हूं मैं, ठीक है? अब देखिए, तो बात क्या हुआ कि एक रिएक्शन से, यानी यही जो रिएक्शन है इसी में कितना निकल गया? +177 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी निकल गया एक रिएक्शन से। तो अभी अगर ये 3 बार हुआ तो यहां भी 177 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 9 बार, तो इतना सारा एनर्जी नहीं झेल सकता। समझे? कोई न्यूक्लियर प्लांट, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो इतना एनर्जी नहीं झेल सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन गायब करना पड़ेगा। समझे? पहला रिएक्शन में तुमको क्या मिला? 3 न्यूट्रॉन। यहां देखो, पहले रिएक्शन में आपको क्या मिला? 3 न्यूट्रॉन। इन 3 न्यूट्रॉन को आप क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। तो अगर इसमें से मान लीजिए 2 न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिया जाए, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर से अगर मान लीजिए 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो कितने न्यूट्रॉन बचेंगे? एक न्यूट्रॉन बचेगा। वो एक न्यूट्रॉन वापस इसको मारेगा, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर आप क्या करना? 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सुनिएगा ध्यान से, उसका नाम है रिएक्शन फैक्टर। रिएक्शन फैक्टर डिनोट करते हैं के से। बड़ा सिंपल सा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, के का मतलब है न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड अपॉन न्यूट्रॉन्स लॉस्ट। कहने का मतलब, अरे यार देखो ना, प्रोडक्ट साइड में जितने न्यूट्रॉन बन रहे हैं वो रहेगा न्यूमरेटर में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड, और रिएक्टेंट साइड में जितना न्यूट्रॉन आप दे रहे हैं, जिसको इसने अब्सॉर्ब कर लिया, जिसका लॉस हो गया, वो रहेगा डिनोमिनेटर में न्यूट्रॉन्स लॉस्ट। तो इस रिएक्शन का के कितना होगा? ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन मैं अभी बॉक्स कर रहा हूं, इस रिएक्शन का के कितना होगा? न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड कितना है? 3, न्यूट्रॉन्स लॉस्ट कितना है? 1, तो के कितना होगा? के हो जाएगा 3/1 यानी 3, तो हो जाएगा लोचा, क्योंकि के 3 मतलब अब रिएक्शन विल इंक्रीज 3 टाइम्स, नाउ एनर्जी विल प्रोड्यूस 3 टाइम्स। एक बार और अगर रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन विल बी 9 टाइम्स, एनर्जी प्रोड्यूस्ड विल बी 9 टाइम्स। वी कैन नॉट कंट्रोल दैट मच ऑफ एनर्जी, इसलिए यहां से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो कितना बचेगा? 1, तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड में हो जाएगा 1 और न्यूट्रॉन लॉस्ट में हो जाएगा 1, तो 1/1 1। तो इसलिए याद रखिएगा कि के अगर मान लीजिए 1 है, के अगर 1 है तो क्या बोलेंगे हम? रिएक्शन कंट्रोल्ड, रिएक्शन कंट्रोल्ड। के अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 1 है तो क्या बोलेंगे? रिएक्शन ओवरडोज हो गया। रिएक्शन क्या बोल सकते हैं उसको आप? फास्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं, रिएक्शन चेन्ड, एब्रप्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा। समझ में आया? और के अगर लेस देन 1 हो रहा है, यानी हमको लग रहा है 2 न्यूट्रॉन, लेकिन वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है 1 ही न्यूट्रॉन, लेस देन 1 मान लीजिए हो गया, तो क्या बोलेंगे? रिएक्शन विल स्लो डाउन एंड ग्रेजुअली इट विल बी स्टॉप्ड।
तो ये चीज को याद रखिएगा कि रिएक्शन फैक्टर का मीनिंग क्या है। न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि K = 1 अगर हुआ तो रिएक्शन कंट्रोल्ड, समझ में आया, और K > 1 हो गया तो रिएक्शन एब्रप्ट, चेन रिएक्शन, समझ में आया, और अगर K अगर मान लीजिए < 1 हुआ तो रिएक्शन विल ग्रेजुअली स्टॉप डाउन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसा बात है। अब देखो यहां मैंने कुछ लिख के रखा है, ये पार्ट जो लिखा है मैंने, ये एक डेटा है और ये नीट वालों के लिए काम आएगा, बस ऐसी एक डेटा है बस। क्या कि यूरेनियम 236 का हाफ लाइफ होता है 2.3 × 10⁷ ईयर्स, और जो यूरेनियम 236 है उसका जो रेडिएक्टिविटी का रेट है, रेडिएक्टिविटी रेट याद है, पढ़ा है तो रेडिएक्टिविटी में वो कितना है 6.5 × 10⁻⁵ क्यूरी पर ग्राम। इसको बहुत कम मत समझिएगा, सर 10⁻⁵ है सर, कितना कम है सर, भूलना मत, एक क्यूरी मतलब कितना हो जाता है 3.7 × 1010 DPS, समझा? यानी अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको डीपीएस में मिलेगा, डीपीएस में, यानी 1 सेकंड में 10⁵ न्यूक्लियॉन्स का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो अच्छा खासा रिएक्टिव है ये, याद रखना, समझे? और एक चीज मैंने यहां लिखा है जो बहुत काम का है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, मजेदार है। देखो तुमने मान लो एक सैंपल लिया, कोई भी एक सैंपल लिया यूरेनियम का, ठीक है, तो उसमें ना उसके दोनों आइसोटोप्स भरे पड़े रहते हैं, दोनों आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? एक मेजर वाला 99.3% जिसका मास नंबर है 238, और एक माइनर वाला छोटा सा जिसका मास होता है 235। अब दिक्कत क्या है, सुनना, दिक्कत क्या है कि तुमने सैंपल तो ले लिया, देखना ध्यान से, तुमने सैंपल ले लिया किसका? यूरेनियम का। अब इसमें यूरेनियम 235 भी है और इसमें यूरेनियम 238 भी है, वो भी कितना 99% है, समझे? तो जब तुम इस यूरेनियम सैंपल को न्यूट्रॉन फेंक के मारोगे तो मैक्सिमम न्यूट्रॉन ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्यों? मास ज्यादा है ना, मैक्सिमम न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ में आया? और ये अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो न्यूट्रॉन संपला, अगर न्यूट्रॉन हो गया संपला तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए मेरे पास दो उपाय है, या तो आप न्यूट्रॉन को स्लो कर दो, क्यों? क्योंकि ये स्लो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट नहीं करता, यूरेनियम 238 स्लो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसको बहुत एनर्जी चाहिए, यानी यूरेनियम 238 का मास ज्यादा है, उसको बहुत स्पीड से न्यूट्रॉन फेंक के मारना पड़ता है, छोटा मोटा स्पीड से काम नहीं चलेगा, समझा? तो दो रास्ते हैं रिएक्शन को करने के लिए, रिएक्शन को होने देने के लिए दो रास्ते हैं। पहला, सुनना ध्यान से, पहला, या तो आप न्यूट्रॉन को पहले ही स्लो कर दो, कैसे? मॉडरेटर यूज करके। कितना हो जाएगा पता है? अभी कितना एनर्जी है देखो तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुमने अगर इसको मॉडरेटर से स्लो कर दिया ना तो इसका एनर्जी हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो सोचो, 2 मेगा से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, समझे? अब ये स्लो न्यूट्रॉन किससे रिएक्ट करेगा? 235 से, तो रिएक्शन होगा। दूसरा उपाय भी है बट उतना फिजिबल नहीं है। दूसरा उपाय यह है कि तुम ऐसा सैंपल लो जो पहले से ही इन दोनों को अलग कर दिया हो, मतलब तुम सैंपल से पहले ही इसको हटा दो, सिर्फ इसी को रखो, फिर क्या? तुम न्यूट्रॉन स्लो फेंक के मारो, थर्मल एजेंट से तुम न्यूट्रॉन स्लो स्पीड से फेंक के मारो, रिएक्शन होगा। समझ में आया? तो बोर्ड की तरफ देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो अच्छे से, सुनो अच्छे से, देखो बोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियर फिशन कौन करता है? जिसका मास नंबर > 170 होता है। क्यों? क्योंकि उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम होता है। हाँ, तो अब जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है। समझ में आया? अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर एग्जांपल लिया जाए यूरेनियम का, तो उसका 99% यूरेनियम 238 प्रेजेंट होता है और मात्र 1% यूरेनियम 235 प्रेजेंट होता है, समझे? अब मुसीबत सुनो, यूरेनियम 238 को
फास्ट न्यूट्रॉन अगर तुमने दिया वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। समझा? अब इसका दो उपाय है। तुम या तो सैंपल से यूरेनियम 238 को अलग कर दो, सिर्फ यूरेनियम 235 रखो, या फिर तुम न्यूट्रॉन बहुत स्लो दो, क्योंकि यूरेनियम 238 स्लो न्यूट्रॉन से रिएक्ट नहीं करता है। तो तुम स्लो करोगे कैसे? यूजिंग मॉडरेटर्स, एग्जांपल हेवी वाटर, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देगा। ठीक है, हो गया। अब यूरेनियम 235 जो है वो एक न्यूट्रॉन से मिलकर बनाएगा यूरेनियम 236, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिसका मैंने आपको एक्टिविटी वहां पर लिख कर दिया है। समझे? ये यूरेनियम 236 क्या करेगा? तुरंत कर लेगा फिशन, मतलब छोटे न्यूक्लियस पर टूट जाएगा। क्या बनाएगा? कुछ भी बना सकता है। मैंने एक एग्जांपल को बहुत ज्यादा फोकस किया है, वो है दूसरा वाला, बेरियम और क्रिप्टन बनाएगा और साथ में आपको 3 न्यूट्रॉन देगा। अब कहानी आगे, ये 3 न्यूट्रॉन जो है रिएक्शन फिर से 3 बार करवा सकता है, क्योंकि सैंपल में एक ही यूरेनियम नहीं था। समझा? तो ये 3 न्यूट्रॉन जो है 3 बार रिएक्शन करवा दिया, है ना? 3 बार रिएक्शन करवा दिया। अब 3 बार अगर रिएक्शन करवाया तो और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब 9 बार रिएक्शन होगा। तो हमने देखा एक एग्जांपल में कि यूरेनियम जो है कम से कम 180 यानी 200 के आसपास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देता है एक रिएक्शन। तो यही अगर मान लो दूसरी बार में 3 बार रिएक्शन हो, फिर तीसरी बार में मान लो 9 बार रिएक्शन हो, फिर 27 बार, फिर 81 बार, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा और इतना एनर्जी हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने प्लान किया ये जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स है उसको एब्जॉर्ब किया जाए। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर आता है, जैसे कैडमियम रॉड्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं है, बताऊंगा। कैडमियम रॉड्स, कैडमियम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन, ठीक है? तो ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। समझे? एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिएक्शन अगली बार भी एक बार ही होगा, फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर अगली बार रिएक्शन एक बार ही होगा। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और हमें जो न्यूट्रॉन देना पड़ रहा है, सबसे लेफ्ट में हमको न्यूट्रॉन देना पड़ रहा है कितना? 1, और सबसे राइट में हमको कितना न्यूट्रॉन मिल रहा है? 3। तो K निकलेगा रिएक्शन फैक्टर 3/1, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड अपॉन न्यूट्रॉन्स लॉस्ट। ये K अगर 1 हुआ तो रिएक्शन अगली बार भी एक बार होगा, तो रिएक्शन कंट्रोल हो गया, ऐसा बोलेंगे। अगर ये K 1 से ज्यादा हुआ तो रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा। पता क्या बनेगा फिर? एटम बॉम्ब। ठीक है? और K अगर 1 से कम हो गया तो फिर ये रिएक्शन बंद हो जाएगा। समझ में आया न्यूक्लियर फिशन? अच्छा, नीट वाले याद रखना कि यूरेनियम 238 का जो हाफ लाइफ है वो यूरेनियम 236 से 1000 गुना है। मतलब यूरेनियम 236 इज मोर रिएक्टिव, इट लूजेस इट्स न्यूक्लियॉन्स मोर रैपिडली, यूरेनियम 236। सही बात है ना बे? जिसका हाफ लाइफ ज्यादा है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा ना। हाँ, समझ में आया? तो ये था न्यूक्लियर फिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, जो होता है स्टार्स में। ठीक है? तो उससे पहले, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ने से पहले हम लोग न्यूक्लियर फिशन का जो एक मतलब कि अच्छे तरीके से एक हम लोग जो एक डिवाइस बनाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वो पढ़ेंगे। समझे? न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन में ही देखिएगा, एक समझ तो गए थे आप कि जिसका K1 होता है उसमें रिएक्शन कंट्रोल्ड रहता है। मतलब पहले रिएक्शन में आपको 1 न्यूट्रॉन मिलेगा, ये न्यूट्रॉन आप दोबारा दूसरे रिएक्शन में यूज करेंगे। ठीक है? तो फिर वो आपको क्या देगा? 3 न्यूट्रॉन। इसमें से आप 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लीजिए, बचा कितना? 1 न्यूट्रॉन। ये 1 न्यूट्रॉन फिर से एक रिएक्शन करवाएगा, फिर ये देगा 3 न्यूट्रॉन। फिर यहां से आप 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लीजिए, बचा कितना? 1 न्यूट्रॉन। फिर ये एक बार रिएक्शन करवाएगा। यानी हर बार आप न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर करके
हर बार आप न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर करके कितना बार रिएक्शन करवा रहे हैं? एक बार। तो इसलिए K इज इक्वल टू 1। तो ये K इज इक्वल टू 1 कहां जरूरी है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में, समझे? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मान लीजिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझे? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, बहुत सारा कंट्रीज में है, बहुत सारा कंट्रीज में है। अपने इंडिया में ही सबसे बड़ा कौन सा है? अपने इंडिया में लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, समझे? ये 2 साल पहले का न्यूज है। 22 रिएक्टर्स अपने इंडिया में है, जिसमें से कुडनकलम करके जगह है, कुडनकलम, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कुडनकलम करके जगह है। वहां पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे बड़ा है इंडिया में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है? देखिए देखिए, यहां पर एक कोर बोलते हैं इसको, यानी यहीं पर रिएक्शंस होगा। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर, समझे? यहां पर क्या है? फ्यूल है, फ्यूल। अब फ्यूल मतलब वही यूरेनियम, लेड हो गया, समझे? जो भी अच्छे तरह से आपको एनर्जी देगा वो सब, यूरेनियम हो गया, लेड हो गया, ठीक है? तो ये फ्यूल क्या करेगा? फिशन करेगा, और फिशन करेगा तो एनर्जी देगा, समझे? अब यहां पर रहेगा एक कूलेंट, क्या रहेगा? कूलेंट। इन ऐसे करके कूलेंट दौड़ेगा, कूलेंट इस तरह से दौड़ेगा। कूलेंट का काम ठंडा करना भी है, और कूलेंट देखिए क्या करेगा? यहां पर जो भी एनर्जी होगा, देखना थोड़ा ध्यान से, हाँ, आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है, एग्जाम में आता है। जो एनर्जी होगा वो ये कूलेंट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, गर्म हो जाएगा। ये कूलेंट जब यहां जाएगा एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। यहां पर क्या है? यहां पर है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाऊंगा। यहां लिख देता हूं मैं, हीट इंजन का मतलब हो जाता है अ डिवाइस which converts heat energy यानी गर्मी into मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क, यानी हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला इंजन का नाम है हीट इंजन। तो ये कूलेंट गर्म हो चुका है, वहां से हीट ले लेगा, उस हीट को पास कर देगा वो, यहां दौड़ रहा है पानी, इधर से आ रहा है पानी, पानी ने लिया गर्मी को, पानी ने लिया गर्मी को कहां से? कूलेंट से। कूलेंट ने कहां से गर्मी लिया? न्यूक्लियर रिएक्टर से। इसने यहां से गर्मी लिया, और इस कूलेंट से गर्मी कौन ले लेगा? पानी। तो पानी गर्मी लेकर क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा स्टीम। अब ये स्टीम के पास काफी अच्छा खासा प्रेशर होगा, है ना, गर्म है ये। तो ये स्टीम क्या करेगा? यहां पर एक टरबाइन को घुमाएगा, समझा? टरबाइन। तो टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, समझा? हाँ, तो ये हो रहा है। अब समझे मेरा बात? तो ये जो फ्यूल है इसमें होगा फिशन, इससे निकलेगा ऊर्जा, एनर्जी। ये एनर्जी को कूलेंट करेगा एब्जॉर्ब, फिर ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को देगा किसको? पानी को। पानी बन जाएगा स्टीम, स्टीम जाएगा टरबाइन के पास, टरबाइन गड़गड़ 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 घूमेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगा? फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। फिर ये कूलेंट पड़ गया ठंडा, क्योंकि इसने अपना गर्मी दे दिया पानी को, तो कूलेंट ठंडा, तो ठंडा कूलेंट आ रहा है इधर से, ठंडा कूलेंट आ रहा है। जिस इंजन के पार्ट्स को ठंडा करना था ठंडा कर देगा, और इससे गर्मी लेकर फिर निकल जाएगा। तो साइकिल कंटिन्यूड, समझे? अब यहां पर K इज इक्वल टू 1 मेंटेन करने के लिए, K इज इक्वल टू 1 मेंटेन करना जरूरी है ना? हाँ, तो K इज इक्वल टू 1 मेंटेन करने के लिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर हम रखते हैं। ये है कैडमियम रॉड्स। ये कैडमियम रॉड्स क्या है?
न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। थोड़ा बड़ा स्क्रीन में देखिए आप लोग, समझे? छोटे छोटे मोबाइल में देखिएगा तो उतना नहीं समझेगा, है ना? थोड़ा बड़ा स्क्रीन में देखिए। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर जो है वो क्या कर लेगा? न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। वो जो 3 न्यूट्रॉन दे रहा था, उधर मत देखिएगा, ठीक है? उधर छोड़ दीजिए भी। तो 3 न्यूट्रॉन दे रहा था, तो 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन ये कैडमियम रॉड एब्जॉर्ब कर लेगा, समझे? दूसरा रॉड क्या है सर? दूसरा रॉड भी कैडमियम रॉड है सर। ये क्या करेगा? तीनों के तीनों अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, अगर दोनों कार्बन रॉड एक्टिव हो गया तो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो रिएक्शन आगे होगा नहीं ना? तो ये है स्टॉप करने के लिए, समझे? न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टॉप कर देगा ये। और ये क्या करेगा? K = 1 मेंटेन करेगा, समझा? हाँ। अब यहां पर न्यूट्रॉन्स को हम स्लो डाउन कैसे करेंगे? भाई इंडिया में तो हैवी वाटर ही यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट भाई, ऑल अबाउट ये न्यूक्लियर रिएक्टर, समझा? अब आप समझो बात को कि K = 1 करना कितना जरूरी है। सोचो सोचो, एक रिएक्शन से, ये डेटा मुझे बहुत पसंद आया, एक रिएक्शन से 200 लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट हो रहा है एक रिएक्शन से। समझ में आ रहा है? लिख के रखा था मैं, भूल गया हूं, रुको, कहां गया? बहुत मजेदार डेटा मुझे लगा था वो, मजा आ गया था देखकर। हाँ मिल गया, देखिए। तो एक रिएक्शन से, तो अगर मान लीजिए हम 50 केजी यूरेनियम लेते हैं, 50 केजी यूरेनियम अगर लेते हैं, तो इससे हमको कितना एनर्जी मिलेगा पता है? इससे हमको एनर्जी मिलेगा 4 × 10⁻15 जूल, 4 × 10⁻15 जूल। और यकीन नहीं कीजिएगा आपको, दिस इज इक्विवेलेंट टू 20,000 TNT एक्सप्लोजन। दिस मच एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 20,000 TNT एक्सप्लोजन। TNT जानते हैं ना? TNT बॉम्ब कार्टून में देखे कि नहीं? ऐसा करके रहता है, यहाँ लिखा रहता है TNT, और एक ऐसा करके पिस्टन रहता है, ये दबाता है तो बम फूटता है उधर। TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोल्यून, समझा? ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ये जो कंपाउंड है ये बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है अगर एक्सप्लोड कर जाए तो सोचो कितना जरूरत है, सोचो K = 1 मेंटेन करना, समझे? ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। बताओ न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जो स्मॉलर न्यूक्लियस होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होता है, इसलिए उनका भी स्टेबिलिटी काफी कम होता है, तो वो लोग जुड़ते हैं और बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं। समझ में आया? याद रखना, जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा, Z मोर, जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। एकदम से ऐसा क्यों बोले सर? मैं बता रहा हूं, सुनो। न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक इंड्यूस्ड रिएक्शन है। कहां हो रहा है ये? स्टार्स में हो रहा है, जैसे अपने सन के कोर में हो रहा है, सेंटर पे हो रहा है। तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए, एक रिएक्शन होने के लिए, एक रिएक्शन या रिएक्शंस होने के लिए टेम्परेचर चाहिए कम से कम 10⁸ केल्विन, समझे? और प्रेशर जो है वो चाहिए कम से कम 10⁶ atm। समझ रहे हैं आप? देख रहे हैं आप कितना भयानक एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए उसको रिएक्टिव होने के लिए, समझे? तो इतना टेम्परेचर सर इतना क्यों चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए इतना क्यों चाहिए? मैं बता रहा हूं, सुनना, ध्यान सुनना, बड़ा मस्त बात है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, उसमें से पहला एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं मैं कि इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए। देखो, ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, दोनों को मिला दिया। अरे भाई केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा,
केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा तुम, एसिड और बेस मिलाया तो सॉल्ट और वाटर बना, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा। याद रखना, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन जितना पास आएगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, जितना पास आएगा उतना रिपल्शन होगा। तो पास आएगा कैसे? पास आएगा कैसे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप इनको इतना पास ले आओ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1 फेम्टोमीटर हो जाए, लेस देन 1 फेम्टोमीटर हो जाए, इतना पास ले आओ। तो जैसे ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन 1 फेम्टोमीटर हो जाएगा, उस समय कौन काम करेगा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। और याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत 1000 गुना स्ट्रांग है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो समझ रहे हैं, ये एक न्यूक्लियस, ये एक प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन, मार जोर से, तो जितना करीब आएगा ना उतना दूर जाएगा रिपल्शन के कारण। लेकिन अगर ये डिस्टेंस मान लो 1 फेम्टोमीटर से कम हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स विल अट्रैक्ट देम, न्यूक्लियर फोर्स विल अट्रैक्ट देम। तो यानी इनके पास बहुत स्पीड चाहिए, इनके पास बहुत स्पीड चाहिए। तो इनको तुम स्पीड देगा कैसे? थर्मल एनर्जी से, समझे, गर्म करके। इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ही ये दोनों बहुत पास आएंगे। कितने पास? 1 फेम्टोमीटर से भी कम। और प्रेशर भी बहुत ज्यादा चाहिए, समझे, तब जाकर ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? ड्यूटेरियम बनेगा। ये दोनों प्रोटियम है ना, क्या बनेगा? ड्यूटेरियम बनेगा। सर बाकी सब क्या लिखे? सर समझा दे रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो ध्यान से देखना, इसके पास है एक प्रोटॉन, इसके पास है एक प्रोटॉन, लेकिन इसके पास है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मास नंबर 2 है ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है। तो चार्ज कंजर्व करने के लिए बीटा डीके में पढ़ाया था मैंने आपको, ये एक पॉजिट्रॉन देगा और साथ में एक न्यूट्रिनो देगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, समझ में आया? एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन मिलकर क्या बना रहा है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बना होगा तो साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकला होगा। समझ में आ गया? तो ये सब जो मैंने रिएक्शंस लिखा है, ये सारे रिएक्शन 1 2 3 ये सन का कोर में हो रहा है। और इसके बारे में और बात करूंगा, सुनना ध्यान से, ठीक है? एनसीईआरटी में लिखा है, बड़ा मजा आता है मेरे को। देखो, तो एक प्रोटॉन मिलकर क्या बना? एक ड्यूटेरॉन। अब सुनो, एक ड्यूटेरॉन को फिर से एक प्रोटॉन दिया, इसके पास क्या है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इसको फिर से एक प्रोटॉन दिया, तो क्या बनना चाहिए? 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, बराबर वही बना है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसका मतलब कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बन रहा, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं बन रहा, एज इट इज जुड़ चुके हैं। जस्ट बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई इज लेस देन 1 फेम्टोमीटर, डायरेक्ट ये बन गया। तो इसीलिए क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा, गामा। समझा? तो इस तरह से इस रिएक्शन को अगर देखना ध्यान से, इस रिएक्शन को अगर इनटू 2 बार किया जाए, इसको अगर 2 बार किया जाए तो 2 बार ड्यूटेरियम बनेगा, समझे? और फिर हम 2 बार इस रिएक्शन को भी करके, इस रिएक्शन को भी हम 2 बार करेंगे तो 2 बार हीलियम बनेगा, समझे? तो वो दोनों हीलियम को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? हीलियम का एक आइसोटोप बनेगा, स्टेबल वाला आइसोटोप बनेगा, हीलियम आइसोटोप। और बदले में क्या देगा तुमको? 2 प्रोटॉन देगा। देखो, इसके पास है 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इसके पास है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे, 2 प्रोटॉन मिल गए 2 प्रोटॉन। तो रिएक्शन कितना बार हुआ? देखो तो, ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 1 2 1 2 2 बार, यानी 1 2 1 2 कितना हुआ? 4 4 और 2 6 6 हाइड्रोजन हमने दिया प्रोटॉन, 1 2 2 बार 4, और फिर ये 2 बार 2 6 हो गया। और राइट साइड में क्या बन रहा है? हीलियम 4 2 प्लस 2 हाइड्रोजन बन रहा है,
ये रिएक्शन 2 बार हुआ है तो 2 पॉजिट्रॉन बना होगा, 2 न्यूट्रिनो बना होगा और 2 गामा बना होगा, ये भी 2 बार हो रहा है रिएक्शन। तो इधर 2 प्रोटॉन और इधर 6 प्रोटॉन, कितना हो गया, इधर 4 प्रोटॉन। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन है कि 4 प्रोटॉन क्या है, फ्यूल, हाइड्रोजन बॉम्ब, समझे। हाँ, 4 प्रोटॉन मिले तो क्या बनाया, हीलियम, और 2 पॉजिट्रॉन, 2 गामा और इतना एनर्जी, ये है क्यू वैल्यू, हाईली एक्सोथर्मिक, इतना एनर्जी, समझे। अब सुनो, बात सुनो, कहानी सुनो, आगे सुनो कहानी। ये तो हो गया, पढ़ा के हो गया। अब ये जो बना है हीलियम 42, ये फिर से एक प्रोटॉन के साथ मिलेगा और बनाएगा लिथियम, फिर से एक प्रोटॉन से मिलेगा और बनाएगा बेरिलियम, फिर से एक प्रोटॉन से मिलेगा और बनाएगा बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब बनेगा, समझे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सब बनेगा। यानी एक सर्टेन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टार के कोर में ही हो जाता है। लोअर एलिमेंट नंबर जो होते हैं कुछ 30-40 तक, वो स्टार में ही हो जाता है, 30-40 तक नहीं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 के आसपास होता है ना। आयरन इज द डेथ ऑफ स्टार। क्यों, क्योंकि याद करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ में सबसे ऊपर कौन था, आयरन। तो इस तरह से हाइड्रोजन बना हीलियम, हीलियम बना लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब बनेगा, है ना। तो ये कार्बन से आगे बढ़ते 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 स्टार के अंदर ही कितने एलिमेंट्स बन गए, बहुत सारे बन गए। तो जब आयरन बन जाएगा ना, तो और स्टार आगे नहीं बनेगा, स्टार का अब दुर्गति शुरू हो गया, स्टार अब मरना शुरू हो जाएगा। अपना सन का बहुत लाइफ है, टेंशन मत लो, उस पर भी एक एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है कि अपना सन का लाइफ कितना है, मैं बता रहा हूं। देखो, पहले ये बात को समझो, मैंने और बताया था। तो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन बना हीलियम, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आता है सुनने में। हाइड्रोजन बना हीलियम, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, हीलियम बनेगा लिथियम, एटॉमिक नंबर और बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन करने के लिए। तो यही एनसीईआरटी ने लिखा है कि टेम्परेचर जो है 10⁻11 केल्विन तक रिक्वायर्ड होता है, 10⁻11 केल्विन तक रिक्वायर होता है, जितना सन में है ही नहीं। सन का सेंटर पर इतना ही टेम्परेचर है। समझे मेरा बात, समझे कि कंफ्यूज हो रहे हैं, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ेंगे, बड़े बड़े न्यूक्लियस बनेंगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बराबर, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ेंगे और बनेंगे बड़े न्यूक्लियस, ओके। तो मैंने क्या बोला, जितना बड़ा न्यूक्लियस न्यूक्लियर फ्यूजन करना चाहेगा उतना ज्यादा उनको टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। अब सन के कोर में टेम्परेचर है इतना ही, लेकिन हायर एटॉमिक नंबर जो होते हैं 10-12 वाले, ये तो छोटे छोटे ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, जो हायर वाले होते हैं 10-12 वाले, उनको बहुत टेम्परेचर चाहिए। तो इसका मतलब सन में जो रिएक्शन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। सन में जो रिएक्शन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनो पहले, इस बात को क्वेश्चन के रूप में चलो हम लोग मोल्ड कर लेते हैं कि ऑल्दो द टेम्परेचर इनसाइड द सन्स कोर इज 10⁸ केल्विन, but the required temperature for higher atomic number for undergoing nuclear fusion is in the order of 10⁻11 Kelvin, even though how the reactions are occurring. इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है जबकि इतना ही टेम्परेचर है, आखिर रिएक्शंस हो कैसे रहे हैं। तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन, क्या हो रहा है देख रहे तुम, क्या हो रहा है, मास का जनरेशन हो रहा है। ये छोटे छोटे मास ज्यादा मास बन गया, छोटे छोटे मास ज्यादा मास बन रहा है, मास बढ़ रहा है, समझे। तो मास जितना बढ़ेगा, जितना मास बढ़ेगा, सेंटर की ओर ग्रेविटी उतना बढ़ेगा, सेंटर की ओर ग्रेविटी उतना बढ़ेगा। इस ग्रेविटेशनल दबाव में आके टेम्परेचर और प्रेशर इतना जनरेट हो जाएगा कि हायर एटॉमिक नंबर का भी
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो सकता है, समझे। बट याद रखना आयरन इज द लास्ट। तो अगर आपसे कोई एक जेन्युइन आंसर पूछता है, ऐसी जनरल, बताओ इतने एलिमेंट्स कहां से बने, तो बोलना न्यूक्लियर फ्यूजन से बने। सर न्यूक्लियर फ्यूजन से आप तो बोल रहे हैं कि स्टार के अंदर सिर्फ आयरन तक ही बनता है, अपने पास तो 112 एलिमेंट है सर, बाकी सब कैसे बने? अरे बाकी सब भी बने, बाकी सब सन के अंदर नहीं बने, वो कॉस्मोस रेस से बने। उतना तुम ध्यान मत दो, बस इतना याद रखो कि सन के अंदर आयरन तक का प्रोडक्शन हो सकता है, समझे। अगर इसका मतलब ये हुआ, एक बार मैंने डिस्कवरी साइंस में सुना था कि हम लोग जिस चीज से बने हैं वो भी सन से ही बना था। यानी अगर हमारे बॉडी में आयरन है, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम है, अगर हमारे बॉडी में नाइट्रोजन है, तो हम सन से बने हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स का प्रोडक्शन सन में ही होता है। हम सन के ही टुकड़े हैं, याद रखना, बिग बैंग थ्योरी, हम सन के ही टुकड़े हैं, समझा। हाँ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी खत्म हो गया और चैप्टर भी खत्म हो गया। अरे हाँ, एक एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिख के रखा था एग्जांपल, कहाँ है? हाँ ये देखिए एग्जांपल, देखिए कहाँ लिखूं मैं एग्जांपल? यहाँ लिखता हूँ, रिएक्टर मिटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो बड़ा मजेदार है ये भी। ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल है, टेंशन मत लो। बोल रहा है कि 1 ग्राम सन मास अगर आप लीजिएगा तो उसके अंदर में 4.5 इंटू 10⁻23 H11 है, यानी फ्यूल है। H11 क्या है? फ्यूल है ना, फ्यूल। तो 1 ग्राम सन मास के पास इतने एटम्स हैं। तो पूरा सन अगर देख लिया जाए, अगर पूरा सन देख लिया जाए तो सारे प्रोटॉन्स को अगर फ्यूज कर दिया जाए तो 130,000 किलोवाट आवर का एनर्जी निकलेगा। तो अभी सन का जितना मास है, उसके हिसाब से कितना साल तक सन हमको और एनर्जी दे सकता है, कितना साल तक एनर्जी हमको सन दे सकता है? तो वो है, सन हमको एनर्जी दे सकता है 75 इंटू 10⁻9 ईयर्स। इतना साल तक हमको सन एनर्जी देगा, मतलब ये सन का लाइफ है। मतलब आराम से पीछे बैठे रहिए, आपका बाल बच्चा, उनका बाल बच्चा, उनका बाल बच्चा, उनका बाल बच्चा, कितना भी बोल लो, सन विल बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड एनर्जी। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा साल तक सन का लाइफ स्पैन है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब अगले सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए कहीं कहीं थ्योरी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, कहीं कहीं बोरिंग लगा होगा, कहीं कहीं इंटरेस्टिंग लगा होगा, पढ़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा बेसिक ढंग से सुनिएगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आया। और न्यूमेरिकल्स करते वक्त थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। टाटा।